नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ संशोधन कानून पर बहस के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी था। सरकार ने बताया कि 1923 से वक्फ बाया यूजर प्रावधान के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी होने के बावजूद इसका गलत इस्तेमाल कर निजी और सरकारी संपत्तियों पर वक्फ घोषित किया जाता रहा, जिसे रोकना जरूरी था। केंद्र ने कहा कि वक्फ बाया यूजर की व्यवस्था खत्म होने से मुस्लिम समुदाय का वक्फ करने का अधिकार नहीं छीना गया है, बल्कि कानून के दुरुपयोग पर लगाम लगाई गई है। सरकार ने यह भी कहा कि इस कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि यह कानून वैध है और विधायी शक्ति का जायज तरीके से इस्तेमाल करके बनाया गया है। हलफनामे में आगे ये भी कहा कि विधायिका द्वारा की गई विधायी व्यवस्था को बदलना अस्वीकार्य है। अब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। केंद्र के जवाब पर क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केंद्र सरकार का जो हलफनामा दाखिल किया गया है, वो जितने भी जो वक्फ कानून पर आवाजें उठा रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, 3-4 एलिमेंट्स हैं इस हलफनामे में जी। 5 दिन का समय दिया गया था कि सरकार बताए कि 70 पिटीशंस आ गए हैं। कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ मुस्लिम संगठनों के द्वारा है, लेकिन सब लोग राजनीति कर रहे हैं। खैर, पॉइंट नंबर 1, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप अपने दायरे में रहें, लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करें। चूंकि ऑलरेडी ये बवाल मचा हुआ है कि भाई कानून बनाने का काम उधर है, तो हलफनामे में पहली चीज ये कहा गया है कि बहुत ही वैधानिक तरीके से द ड्यू प्रोसेस हैज बीन फॉलोड। आप ये समझिए, जुडिशियल रिव्यू में 3 एलिमेंट जो मापदंड अब तक का आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये 3 मापदंड पे अगर कोई कानून खड़ा उतर गया तो वो जुडिशियल रिव्यू पास कर जाएगा। वो 3 चीजें क्या है? एक, कि क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया। नंबर 2, कि क्या ये संविधान के मूल भावना या संविधान के किसी आर्टिकल के खिलाफ तो नहीं है, या उसका एंटीथेसिस तो नहीं है। और तीसरा, क्या इसे मनमानी तरीके से लागू किया जा रहा है या पास किया गया है इस कानून को, है ना? कि मनमानी तरीके से, मनमानी तरीके का मतलब ये कि भाई सारे लोगों को हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, मेजॉरिटी बना ली, कर लिया, तो वो तो नहीं है। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने अपने हलफनामा में कहा कि दो वी कंसिडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमने ड्यू प्रोसेस के जरिए, कंसल्टेशन के जरिए, डिस्कशन करके हमने इस कानून को बनाया है। इसलिए जब तक पूरी सुनवाई ना हो जाए, कोई भी इंजंक्शन आप ना लगाए कि इसके 2 चीज को आप बैन कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं, ये हम नहीं चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब दुविधा है कि जो करें भाई इसको होल्ड कर दो, इसको स्टे लगा दो, वो तो नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर डिस्कस करेगा कि भाई आप ये कह रहे हो, तो बोलेगा कि भाई देखिए आपका ही संविधान है, ये संविधान के हिसाब से चलाएंगे ना, आप अपने मनमर्जी से तो काम नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि आप जो बार बार ये कह दिया, जज साहब ज्ञानी बन गए जो, कि क्या आप हिंदू मंदिरों में मुसलमानों की एंट्री करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह तुलना ही बड़ा गलत है कि आपने जो तौल दिया हिंदू मंदिर और वक्फ को, ये दोनों ही अलग अलग चीज है, और संविधान के प्रावधान के मुताबिक आर्टिकल 25-26 के मुताबिक हम इसको मैनेज करने में हिंदू को रखें, क्रिश्चियन को रखें या कुछ भी रखें, ये कानून के संविधान की दृष्टि में गलत नहीं है। तो आप अपने मॉरल जजमेंट को जो है आप अपने पास रखिए। संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई जो कोई भी
धर्म विशेष के लिए कोई कानून बनेगा, उसमें अगर वो संगठन पूजा पद्धति के अलावा कोई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सोशल वर्क करता है, उसमें सरकार कानून बना सकती है। तो इस कानून में उसमें नहीं लिखा हुआ है कि आप उसमें मुसलमानों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, एक बड़ा टफ पोजीशन सरकार ने लिया है। अब 5 तारीख को जब बहस होगी तो इन बातों के ऊपर जरूर लंबी चर्चा होगी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ कानून पर उठाए थे, क्या उनके माकूल जवाब दिए गए? देखिए, ये जवाब कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं देना था। ये सवाल का जवाब देना था 3 जजों को जो वहां बेंच में बैठे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना को देना था। ये कपिल सिब्बल कौन है, ये अभिषेक मनु सिंघवी कौन है, राजीव धवन कौन है, ये पाशा कौन है, इन लोगों को जवाब सरकार नहीं देगी, बल्कि उन जजों को जवाब देगी जो इन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। और इसीलिए सरकार ने उसी दिशा में जवाब दिया जो कॉन्स्पिरेसी ये सारे वकील कर रहे थे, जश्न ये लोग मना रहा था। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा था कि देखिए, हम तो चाहते ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को खारिज करवाना, हम तो खारिज करवाने की बात ही नहीं कर रहे, हम कुछ संशोधन करवाने की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो वक्फ काउंसिल है उसमें गैर मुस्लिम की एंट्री ना हो। ये जो वक्फ बाय यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है वो प्रतिबंधित हो जाए कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के भी वक्फ बाय यूजर के नाम पर हम संपत्ति पर कब्जा करते रहें। तो ये 2-3 प्रावधान जो है उसी को इन लोगों को परेशानी पैदा हो रही थी, खटक रहा था, और उसी के लिए सारे तर्क जुटाए जा रहे थे। धार्मिक भावनाओं की बात की जा रही थी, धर्म में हस्तक्षेप, कि हमारे मजहब में हस्तक्षेप हो रहा है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये सारे जो मोरल क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में उठाते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए टिप्पणियां करते हैं और उन टिप्पणियों के बाद में फैसले में डाल देते हैं, इसी का सरकार ने जवाब दिया कि आपको भी अपनी औकात में रहना चाहिए। क्योंकि सरकार को भी पता है, ये एससी तुषार मेहता को पता नहीं है कि ये लंबा खींचने वाला मामला है। जब संविधान के रिव्यू की बात है, संवैधानिक अधिकार है आपके पास, और आपके पास एक ही तर्क है उस रिव्यू के लिए, वो है बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर कई बार सवाल उठ चुके हैं। और अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यही बात कहा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात, और उसमें बार बार सवाल उठता है कि इसको परिभाषित क्यों नहीं करते भाई। ये गोलानाथ बनाम भारत सरकार मामले में कहते हो कि प्रियम्बल है जो संविधान का हिस्सा नहीं है, और उसके बाद केशवानंद भारती मामले में कहते हो कि संविधान का हिस्सा है। अब ये जजों के विचार से संविधान बनेगा या फिर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आप संविधान बनाओगे। इसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर में आप कहते हो मूल्य अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है, तो यहां जब मौलिक अधिकार की बात आ जाएगी कि धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। उसको रिप्लेस करके 300A में क्यों ले गए? तो आपके विचारों से सब कुछ नहीं चलेगा। या तो आप लोग मिल बैठकर 25 जजों का बेंच बना लो, 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये 7-10 से काम नहीं चलेगा, सब मिलकर बना लो और एक डिफिनीशन तय कर दो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा और ये नहीं आएगा। नहीं तो ये बार बार हर मामलों में जो आपने एक प्रणाली बना ली है, पद्धति बना ली है, उसी का जवाब सरकार ने दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, ये पार्लियामेंट का कानून है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के खिलाफ आप इंजेक्शन लगा सकते हो, जैसे कि बुलडोजर के खिलाफ आपने कह दिया कि अभी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। वो कानून नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, तो ऑर्डर को आप रोक सकते हो। ये कानून है, इस कानून पर आपका फैसला जो होगा वो मान्य हो सकता है, कानून पर भी रोक लगा सकते हैं। लेकिन इसके कानून के कुछ पहलुओं पर यह कैसे रोक लगा सकते हैं कि अंतरिम आदेश पारित कर दिए? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला इनके पास गया था, तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आने से पहले इन लोगों ने कह दिया कि नहीं, जब तक ये फैसला नहीं आता है तब तक कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पॉलिटिकल डोनेशन नहीं होगा? नहीं कर सकते थे।
लेकिन नहीं किया गया। अब इसमें आपने एक व्यवस्था बना दी तो 7 दिन की बात थी, इसलिए सरकार ने मान लिया कि नहीं नहीं अभी तो हमारे विचार भी नहीं है करने का कि तुरंत कोई कार्रवाई कर दें। लेकिन वही तैयार किया जा रहा था। 1323 पेज का एफिडेविट है और उसमें कहा गया है कि भाई देख लो, आप भी इसी दायरे में आते हो, संसद के दायरे में। इम्पीचमेंट यहीं से होता है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि अभी ये सुनवाई तो लंबी चलेगी। ये सीजेआई संजीव खन्ना 13 तारीख को रिटायर करेंगे, फिर बीआर गवई आएंगे, गर्मी की छुट्टी होगी, फिर 6 महीना में बीआर गवई भी रिटायर करेंगे। तो रिटायर करते जाओ, नए बेंच बनाते जाओ। और ये अंतरिम आदेश है, वही खतरनाक है। ये कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी उसी के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। अंतरिम आदेश चाहिए, अंतरिम आदेश चाहिए। तो सरकार का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के लिए है। 3 जज अब सोचने के लिए तैयार रहे कि अब हम अंतरिम आदेश पार करें या फिर सरकार की बात सुने, या फिर उनके जो सवाल उठे हैं एफिडेविट में उस पर चर्चा करो। फिर 6 महीना तक इस पर चर्चा करते रहो और वो लोग इसका जवाब देगा, सिब्बल सिंघवी जैसे लोग। तो ये सवाल जवाब अभी चलेगा। अभी कोई अंतरिम आदेश आने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही। बिल्कुल, सवाल जवाब चलेंगे। सवाल तो यहाँ पर ओवैसी ने फिर उठा दिए, जो एफिडेविट आया उस पर उन्होंने सवाल उठाए, क्योंकि सबसे ज्यादा गला या कहीं सबसे ज्यादा चिल्ला जो रहे हैं वक्त पर वो ओवैसी ही है। भाई 3000 करोड़ रुपए के माल पे बैठे हुए हैं वक्फ की, गरीब मुसलमानों की जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन राजनीति का एक कॉन्टेक्स्ट होता है जी। सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति का हिस्सा बन जाता है कभी कभी। अभी कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। मैं एक बात कहूंगा जो आने वाले समय में ये होता दिखेगा। ये 5 तारीख को बहुत सारे पिटिशनर्स अपना पिटिशन विड्रॉ कर लेंगे। उसका कारण मैं बता दे रहा हूं। कौन लोग गए? जैसे ही वक्फ बिल तैयार हुआ, राष्ट्रपति से साइन भी नहीं हुआ, लेकिन लोग कूद गए। तो उसमें मुस्लिम संगठन जो राजनीति में इन्वॉल्व रहती है, ये जमीयत उलमा हिंद की तो राजनीतिक एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। मद्दी तो बकायदा रासवा वासवा सब रहे हैं, है ना। फिर आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तो वही लोग मौलवी मौलाना है जो चुनाव के दौरान फतवा जारी करते हैं किस पार्टी को देना वोट, उस कैंडिडेट को देना वोट उस जगह। ये सब पॉलिटिशियन है। और जो शुरुआत हुई पिटिशंस की, वो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो वो मनोज झा आरजेडी वाला, तो टीएमसी, ये सारे लोग गए धीरे धीरे। महुआ मोइत्रा भी चली गई, जी, है ना। सारे लोग चले गए। पता नहीं महुआ मोइत्रा को और ये झा, मनोज झा को क्या प्रॉब्लम है। उसकी कितनी जमीन जो है वो चली जा रही है, या उसका जो है छट जा रहा है। भाई नाम बदल लो, तुम लोग नाम बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो। मौलाना मनोज झा, यही है ये लोग। तो ये लोग क्यों गए? ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटेंशन। किसकी वोट मैनेजर्स जो है ना, उनके पास वक्फ की जमीन पे कब्जा है। गरीब मुसलमान के लिए नहीं लड़ता कोई। गरीब मुसलमान जो है वो सेकुलर पार्टियों के लिए वो गाय गोरू है, गाय बकरी, है ना, कि उसके लिए कोई नहीं लड़ने वाला। तो ये लोग तो गए थे कि भाई देखो मुस्लिम वोट, उसी को इंप्रेस करने के लिए जी। भाई वहां नहीं, हार गए, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं अभी भी। ठीक, अब हो गया पहलगाम। आप बताइए, अब समझिए कि मैं राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। 5 तारीख को जो जो पार्टियां वक्फ के साथ खड़ी नजर आएगी उसको पॉलिटिकल नुकसान होगा। अब आइए मैदान में। आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई, क्योंकि ये जो पहलगाम हुआ है, हिंदुओं में एक अलग तरीका सेंटिमेंट जो है जगा है, वो जगना भी चाहिए। भाई हिंदू का एक मरा हुआ कौम है क्या? इन लोगों को क्या लगता है कि मरा हुआ कौम है क्या हिंदू? हिंदुओं के शरीर में खून नहीं दौड़ता है क्या? ये घटिया किस्म के सेकुलरिस्ट वोट के चक्कर में प्रियंका वाड्रा जो है ऑल आइज ऑन राफा, किस लिए? मुसलमानों के लिए ना। फिलिस्तीन में कुछ होता है, यहां पे तुम जुलूस निकाल देते हो, वो तुम्हारे क्या खाला लग रहे हैं वहां पे?
तुम्हारा क्या रिश्ता है फिलिस्तीन से? तो तुम करो तो वो जो है वो सेक्युलरिज्म हो गया ना। यहां तो हिंदुओं को नाम पूछ पूछ करके, पैंट खोल खोल करके उसको गोली मारा गया यहां पे। तो ऐसा नहीं है ना कि मरा हुआ कौम है। और जिस तरह की गंदगी कांग्रेस पार्टी मचा रही है, ये राहुल गांधी तो भाग जाएगा इटली, ये बाकी कांग्रेसी जो बच जाएंगे ना, लोग इनको कॉलर पकड़ के पूछेंगे, दौड़ाएंगे इनको कि जब इधर गोली मारी जा रही थी हिंदुओं के नाम पे, तुम कहां थे? तो ये लोग पॉलिटिक्स के लिए गए वहां। इट इज नॉट बिकॉज दे लव मुस्लिम्स, ये मुस्लिम वोट के लिए गए, और यही इनके लिए अब घातक हो जाएगा। तो जैसे ही जो जो अक्लमंद होगा, जैसे केजरीवाल, देखिएगा वो सबसे पहले भागेगा इधर से। वो सारे लोग धीरे धीरे करके भागेंगे कि नहीं ये मामला गड़बड़ है। यादव भी हिंदू होता है ना। देखिए अखिलेश यादव और सब कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। यादवों को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि गोली मारी जाएगी ना, तो ये पूछ के नहीं कि यादव हो कि राजपूत हो, तुम्हारे भी पैंट खोले जाएंगे, गोली मारी जाएगी। तब इनको समझ में आएगा। जब हिंदू इन पार्टियों को छोड़ेंगे, तब इन लोगों की राजनीति का जो है पूरा हिसाब किताब देश को, दुनिया को समझ में आएगा। इसलिए मेरा ये अपना मानना है, जो मैंने कहा कि मैं प्रिजम्पशन दे रहा हूं कि ये लोग बहुत जो 70 पिटिशनर्स हैं, उसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल पिटिशनर्स हैं सब भागेंगे। आप अभी देखते जाइए, इन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि पहलगाम इस देश की राजनीति को किधर लेकर के जाने वाला है। बिल्कुल। और वक्फ के खिलाफ जो एक मोमेंटम, जो आंदोलन की बात की जा रही थी, जो तैयार किया जा रहा था नैरेटिव, उसे भी एक बड़ा झटका लगा है। देखिए ये तो नैरेटिव तैयार किया जाएगा, कुछ समय का इंतजार है, उसके बाद फिर से नैरेटिव तैयार किया जाएगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो आया है, वो इसलिए नहीं आया कि कानून बना के छोड़ दिया जाए, ठंडे बस्ते में डाल दें। इसलिए आया है क्योंकि वक्फ के प्रॉपर्टी पर जो अवैध कब्जा है, या फिर वक्फ ने जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया है, जो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी पर कब्जा की है, जो पुराने बिना दस्तावेज दिखाए हुए इन लोगों ने गांव-गांव पर कब्जा कर लिया है, उसको कब्जा मुक्त कराना है। तो एक्शन तो होगा। इसलिए एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि 2013 में इतना ज़्यादा ताकत दे दिया गया, और उससे पहले स्थितियां ये थी कि उससे पहले के ताकत से ज़्यादा ताकत जब 2013 में वक्फ बाय यूजर का दे दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, 20 लाख हेक्टेयर जमीन 2013 के बाद बढ़ गई वक्फ बोर्ड के पास। ये कहाँ से आ गया? ये क्या दान देने वाले लोगों से इतनी बड़ी है? कितने लोग हैं जो अपनी जमीन जायदाद वक्फ कर रहे हैं? या तो मजबूरी उनकी ये होगी कि उनको और कोई चारा नहीं होगा, वंश नहीं चल रहा, कोई आगे पीछे है नहीं, तो मजबूरी में वक्फ वाले कब्जा कर लेते हैं। नहीं तो वो भी भाई भतीजा कहीं और रिलेटिव ढूंढ के किसी और को दे देगा। वक्फ में जमीन कितने दे रहा है, और कितने मुस्लिम जमींदार अभी बचे हुए हैं जिनके पास बड़ी जमीनें हैं। किसी भी स्टेट में देख लीजिए कि बड़े बड़े ऐसे हैं जो मुस्लिम जमींदार टाइप के हैं। ऐसे तो मिल जाएंगे, साउथ इंडिया में कई हिंदू मिल जाएंगे जहां पर जो नारियल का बागान है, जिसमें सीलिंग नहीं है, तो वहां पर सैकड़ों एकड़ में नारियल के बागान बने हुए हैं, चाय के बागान बने हुए। कितने मुस्लिम ट्रेडर्स और खेती करने वाले किसान ऐसे हैं। तो वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा करके बनी है, और इसलिए सरकार ने कहा है कि 2013 के बाद से ये जो बढ़ा है, और उससे पहले जो ये रजिस्ट्रेशन कराने की बात कर रहे हैं, 8 अप्रैल 2025 ये डेडलाइन है। ये 100 साल से रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और अब तक अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो 8 अप्रैल 2025 के बाद कोई रजिस्ट्रेशन की बात नहीं होगी। दस्तखत दिखाने पड़ेंगे कि उससे पहले का रजिस्ट्रेशन हो। ऐसा नहीं कि जब कानून बन गया तो आनंद फानन में इधर उधर के दस्तावेज लाके कहीं से रजिस्ट्रेशन करवा लिए। उससे पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये 1923 के वक्फ एक्ट के समय से चल रहा है, तो रजिस्ट्रेशन हम छोड़ कैसे देंगे? यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, पेपर नहीं है, तो वो तुम्हारे कब्जे में नहीं रहेगी। अब ये जब फिर से एक्शन होगा तो फिर ये बिल से निकलेंगे जी। और ये निकलेगा तो फिर सेंटीमेंट पैदा होगा, एक तरफ वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में, एक तरफ उसके विरोध में।
तो ये अभी लंबा चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को औकात दिखाई है सरकार ने, ये एक एक बातें कही है कि दो चीजें जो आप बोल रहे हैं वो दोनों आपके दायरे से बाहर है, इसलिए इस पर कोई निर्णय मत लीजिए। और ओवरऑल कानून के ऊपर चर्चा करनी है तो हम तैयार हैं, सालों तक चलाइए चर्चा, और उसके बाद आपको अगर लगता है कि यह कानून खारिज किया जा सकता है तो खारिज कर दो, फिर से संसद के पास अधिकार है, फिर से हम एक और हार्ड कानून लेकर चले आएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखा दिया गया है और ये लोगों की छटपटाहट इसी बात को लेकर है कि सरकार ने जो हार्ड निर्णय लिया है वो इस समय चल रहे विवाद के बीच है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठ रहा है और जज परेशान हैं। बी.आर. गवई जो नेक्स्ट सीजेआई बनने वाले हैं, उन्होंने ही कहा बंगाल के मसले पर, दो मसले पर हम लोग बड़े बदनाम हो रहे हैं, इसलिए सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकते। तो अब आदेश देना बड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्फ कानून पर सरकार के जवाब से मुस्लिम संगठन, विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैकफुट पर है। वहीं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की चुनौतियां कई गुना बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सरकार के हलफनामे ने इनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।